नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 15th डे है, 15वां दिन है। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग वो है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पार्ट में हम कवर करेंगे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, जो कि कैटर करेगा सिटीजनशिप यानी नागरिकता को। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया, जो कैटर किया था आर्टिकल 1 से 4। और पार्ट 1 में प्रोविजन क्या था? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिटीजनशिप का फीचर जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। उसके बाद एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 1955। ये जो है हम इसको कल कवर करेंगे बहुत अच्छे से। मेरा पर्पस जो होता है आपको समझाना, आपको याद कराना और अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को समझाना। तो जल्दीबाजी में मैं कभी नहीं पढ़ा सकता। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और ये जो है फीचर हमने बोरो किया था यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 ऑफ जनवरी 1950, 1950 में। उसके क्या प्रोविजंस होंगे कि अगर मान लो कि हमारा संविधान जब लागू हो रहा है तो हम किन सारे लोगों को जो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता देंगे। सीधी बात, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंडर दिस आर्टिकल 5 हम वैसे पर्सन को सिटीजनशिप देंगे जो कि यहाँ पे डोमिसाइल है यानी अस्थायी निवासी है इंडियन टेरिटरी में, जिसका जन्म हुआ हो इंडियन टेरिटरी में, या फिर उनके पेरेंट्स का, जैसे आपके या मदर या फिर फादर। हम एक पर्सन का नाम जो है एज्यूम कर लेते हैं, जैसे विशाल नाम जो है एज्यूम कर लेते हैं। तो विशाल के पेरेंट्स यानी कि उनके मदर या फादर का जन्म हुआ हो या फिर विशाल का जन्म हुआ हो, इस केस में हम उनको नागरिकता देंगे। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। जो ये थर्ड प्रोविजन है, हु इज ऑर्डिनरली बिन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल से, संविधान लागू होने से पहले से पिछले 5 साल से कम आप जो है यहाँ भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता दिया जाएगा भारत का। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ जन्म हुआ है, आपके मदर या फादर का जन्म हुआ है, या फिर आप पिछले 5 साल से यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है आप रह रहे हो संविधान लागू होने से पहले। आर्टिकल 6 में ये लिखा है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब कुछ लोग जो पाकिस्तान से आए हैं उनको नागरिकता हम कैसे देंगे? तो जब हमारा संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी को 1950 में, तो इसमें यह कहा जा रहा है आर्टिकल 6 के अंदर कि विशाल जो है, विशाल के पेरेंट्स यानी मदर या फिर उनके फादर या फिर उनके ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, उन सबका भारत में अगर जन्म हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो उनको नागरिकता मिल सकती है। किस आधार पे? अगर विशाल जो है जुलाई 1948 से पहले जो है भारत में आके रहना शुरू कर दिया है, मतलब ये पार्टीशन के बाद की बात है। लेकिन अगर विशाल जो है इस डेट के बाद आ रहा है, आफ्टर, उसको क्या करना पड़ेगा? उस केस में कमेंसमेंट के टाइम पे नागरिकता लेने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? तो जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आप आओ 1948 के बाद आए हो, तो आप जो भी ऑफिसर है वहां पे उनसे जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की जो तिथि है 6 महीने जो है रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज रजिस्ट्रेशन का डेट है आप कल आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, नहीं, 6 महीने से आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो आपने देखा होगा पार्टीशन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप्स थे, तो वहां लोग आकर रहते थे और फिर धीरे 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 उनको नागरिकता मिलता गया। आर्टिकल 7 में क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें यह कहा रहा है कि 5 और 6 में जो भी लिखा गया है वो अलग बात है, ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन कोई भी इंसान जो है इंडिया से पाकिस्तान चला गया है तो जाहिर सी बात है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में उसको फिर रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे वापस भारत जाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक रीसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न की एक परमिट जारी करेगी। उस परमिट के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो? भारत में रिटर्न कर सकते हो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 7 में है कि कोई ऐसा है जो माइग्रेंट्स है, पाकिस्तान चला गया है, फिर पाकिस्तान से वापस आना चाहता है। आर्टिकल 8 ये इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का है, एंड ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो विशाल जो है, विशाल के मदर और फादर जो है भारतीय हैं, इंडियन है, बट विशाल के मदर और फादर जो है किसी अन्य देश में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, सपोज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उस केस में विशाल को अगर सिटीजनशिप चाहिए तो विशाल को जो है, जो भी वहां पे डिप्लोमेटिक या
कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे विशाल को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कि मैं एक इंडियन नागरिक हूँ, बट करेंटली जो है मैं बाहर रह रहा हूँ। इस केस में जो है आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो है, आप करेंटली रिसाइड कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, बट आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये है आर्टिकल 8। शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो आर्टिकल 5 से 8 के बीच में क्या है। आर्टिकल 5 में है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब भारत के आप मूल निवासी हो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950। उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या था, ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, कोई पर्सन है जो माइग्रेट कर रहा है पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 में क्या है, पर्सन जो है इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चला गया, बट फिर वो रिटर्न होना चाहता है, मतलब इंडिया से पाकिस्तान गया फिर वापस आ रहा है। और 8 में क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इन सबको नागरिकता किस किस आधार पर दिया जाएगा वो मैंने आपको डिटेल में बताया। आर्टिकल 9 पे क्या है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अभी तक देखा हमने 5 से 8 हम नागरिकता दे रहे हैं, अब जो है 9th में क्या है, हम नागरिकता ले रहे हैं वापस या फिर उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। सपोज दैट विशाल ने कंप्लीटली जो है ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले लिया, उस केस में भारत जो है विशाल को अपना सिटीजन नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया के भी सिटीजन हो और भारत के भी, इंडिया के भी। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस केस में विशाल जो है वारंटी अपनी स्व इच्छा से जो है उसने ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले लिया। आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूअस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जैसे किसी भी पर्सन को, एबीसी पर्सन को 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स के तहत जो है उसको नागरिकता मिली हुई है। जैसे विशाल जो है हमारे देश का नागरिक है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर डॉक्यूमेंट्स है सारी चीजें। तो कल को अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है सिटीजनशिप से संबंधित, तो अगर विशाल के पास क्लियर डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, सारी चीजें, तो वो सिटीजन है भारत का, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी तो विशाल के सिटीजनशिप जो है नहीं छीन पाएगी। बीच में आपने देखा था जो सीएए बिल आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएए से फेमस हुआ था, उसमें कह रहे थे कि मुस्लिम्स की नागरिकता छीन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट एक बार आपको नागरिकता मिल रखा है किसी भी प्रोविजन के तहत, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि आपको छीन लेगी। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है मिस स्प्रेड हुआ था उस टाइम पे, बहुत सारी चीजें। आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहता है कि जो भी पावर है सिटीजनशिप से संबंधित उसको रेगुलेट करना, कानून बनाना, ये पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कानून बना के। द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी प्रोविजन कंसर्निंग द एक्विजिशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, या तो किसी को सिटीजनशिप देना हो या फिर किसी की सिटीजनशिप छीनना हो। इसमें कानून बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास सारे पावर हैं टू मेक अ लॉ रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ सिटीजनशिप। तो ये था हमारा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। सवाल सिटीजनशिप के चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी है। कल जो हम टॉपिक देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ प्रोविजंस और जो भी सवाल पूछा हुआ है या फिर पूछ सकते हैं उस पर हम एमसीक्यूज भी करेंगे कल। मिसलेनियस में देखेंगे आप, इंडिया हैज 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक सिटीजन्स जो हम और आप जैसे लोग हैं, वो फुल मेंबर्स हैं इंडियन स्टेट यानी इंडिया कंट्री के, और उनका एलिगेंस है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स इंडिया। दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आपके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, जिसमें वोटिंग राइट्स हो, कल को आपको फंडामेंटल राइट्स हो, तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो भी 12 से 35 के बीच में है, वो सारे फंडामेंटल राइट्स आपके लिए हैं। एक होते हैं एलियंस, एलियंस के पास सारे राइट्स नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिटीजन्स के पास होगा, एलियंस के पास नहीं होगा। अब कल को किसी और कंट्री का जो है वो आके डिक्टेट करेगा आपके भारत के बारे में, तो वो तो मान्य नहीं होगा ना। एलियंस में भी 2 प्रकार के एलियंस होते हैं। फ्रेंडली एलियंस, फ्रेंडली एलियंस मतलब कि हम उस देश के साथ जिसके साथ हमारा कॉर्डियल रिलेशन, मतलब सही संबंध है। कंट्री लाइक जापान, कंट्री लाइक रसिया, कंट्री लाइक इटली, इन सब के साथ क्या है, हमारा कॉर्डियल रिलेशन है। एनिमी एलियंस वो हैं जिस कंट्री के साथ हम वॉर पे हैं। जो एनिमी एलियंस है उनको लेसर राइट्स दिया गया है, जैसे पाकिस्तान के नेशनल को लेसर राइट है। दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब जो एनिमी एलियंस है उनके पास आर्टिकल 22 का प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो फ्रेंडली एलियंस है उनके पास आर्टिकल 22 का प्रोविजन है। और जो सिटीजन्स यानी हम और आप जैसे लोग हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स इंडियन स्टेट, दैट इज पेइंग टैक्सेस, रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री इंटर आलिया। कल को हमारे कंट्री पे कोई अटैक कर देता है बाहर के देश, तो हमारे पास
ये वफादारी होनी चाहिए कि हम अपने देश को जो है बचाएं। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ नागरिक को, एलियंस को नहीं देते हैं। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके कुछ प्रोविजंस जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, यानी नागरिक को मिले हुए हैं। दैट इज आर्टिकल 15, ये डिटेल में हम देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ओनली सिटीजन्स। इंडिया में, इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन, कोई भी बाहर का नागरिक है जिसके पास शेड्यूल्ड लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज के बारे में अच्छी से जानकारी है, या फिर वो गुड कैरेक्टर का है, या फिर वो भारत में काफी वक्त से रह रहा है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। भारत में बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो भी है वो एलिजिबल होता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। बट यूएसए में ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ जो है वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको दे दिया। तो आज के टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करके एमसीक्यू के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। टाटा, सी यू।